हाँ जी। जय जिनेन्द्र। गाइस, आज हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का। चैप्टर 7 इज बेसिकली ई कोरेस्पोंडेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ ई कोरेस्पोंडेंस। ई कोरेस्पोंडेंस नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कोरेस्पोंडेंस की, राइट। आज की डेट में आप हो या मैं, हर कोई इंटरनेट का गुलाम है। 24/7 हमें इंटरनेट की अवेलेबिलिटी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई करने के लिए, चाहे वो रिसर्च करने के लिए, चाहे वो पढ़ाने के लिए, चाहे नॉलेज गेन करने के लिए, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए, चाहे न्यूज़ के लिए। हर चीज़ के लिए हमें आज की डेट में इंटरनेट चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर इंटरनेट और ईमेल से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं, जो कि मुझे लगता है शायद आप लोगों को सबको पता है, राइट। आप सब लोगों की ईमेल आईडी होगी, आप सब लोगों को ईमेल सेंड करना आता होगा। ईमेल के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती है वो सब आप लोगों को पता है, राइट। लेकिन फिर भी चलिए, आपके सिलेबस का पार्ट है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ई गवर्नेंस। मतलब ये जो टाइम चल रहा है, ये ई गवर्नेंस का टाइम है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है कि जहां हमें गवर्नमेंट से या फिर अथॉरिटी से फिजिकली इंटरेक्ट नहीं करना होता। हमें कोई भी काम होता है, हम इलेक्ट्रॉनिकली इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अगर हमें कंपनी बनानी है तो हमें कागज का फॉर्म फिल करके आरओसी को देकर नहीं आना, बल्कि हमें पीडीएफ फॉर्मेट में फॉर्म फिल करने हैं और एमसी की वेबसाइट पर अपलोड करना है। मतलब अगर हमें कंपनी बनानी है तो हमें आरओसी से फिजिकली इंटरेक्ट नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिकली इंटरेक्ट करना है। आज की डेट में हमें कोई लाइसेंस लेना होता है, परमिशन लेनी होती है, तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फिल करते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर जाकर, राइट। तो मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कह लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉरेस्पॉन्डेंस कह लीजिए, उसकी कुछ बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। हाँ जी। इंट्रोडक्शन। Today in 21st century globalized world, the use and need for the 24 hours availability system of internet have been unprecedented। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि 24/7 इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन आज की डेट में 24/7 इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। चाहे प्रोफेशनल्स हैं, नॉन प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कहता है जी सबकी इंटरनेट की यूजेस डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इंटरनेट की इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में डे बाय डे बढ़ती जा रही है। चाहे फिर हमें कुछ एजुकेशनली फाइंड करना हो, जैसे अब्रॉड में कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ये फाइंड आउट करना है तो इंटरनेट, राइट। नेट बैंकिंग ऑपरेशन करना है तो इंटरनेट इज़ रिक्वायर्ड, रिसर्च करना है तो इंटरनेट इज़ रिक्वायर्ड, किसी को मेल भेजना है तो इंटरनेट इज़ रिक्वायर्ड, राइट। आज की डेट में चिट्ठियाँ, पत्र ये तो तभी भेजे जाते हैं जब एक्चुअल में हमें कोई फिजिकल चीज़ सामने वाले को भेजनी हो, वरना कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग ईमेल का ही यूज़ करते हैं, राइट। आप लोग अगर हमारी वीडियोस परचेज करते हैं, वीडियोस परचेज करने से रिलेटेड जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो ईमेल के थ्रू ही होती है। हम लोग की जनरेट करके देते हैं, ईमेल के थ्रू ही जनरेट करके देते हैं। आप लोग वीडियोस डाउनलोड करते हैं तो गूगल ड्राइव से ही डाउनलोड करते हैं या फिर आप ऑनलाइन देखते हैं, राइट। तो इंटरनेट इज़ मस्ट। इंटरनेट इज़ द प्लेस वेयर वी गो मोस्ट ऑफन, जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा अपना टाइम बिताते हैं। फ्रॉम द ट्राइवल, ट्राइवल का मतलब क्या हुआ? लीस्ट इम्पोर्टेंट, to highly complex, we look for answers to most of our questions in the vast ocean of knowledge called the www, means world wide web। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। The World Wide Web is the system of interlinked hypertext documents accessed via the internet. With web browser, one can view web pages that contains text, images, videos, multimedia, and navigate among them via hyperlinks. Right? Many people use the term internet and www, means World Wide Web, interchangeably, but in fact these two terms are not synonymous।
ये एक दूसरे के सिनोनिमस नहीं है, मतलब ये दोनों सेम चीज़ नहीं है। बात समझिए, इंटरनेट अलग चीज़ है और www अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। द इंटरनेट एंड वेब आर टू सेपरेट बट रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, कैसे है ये लोग रिलेटेड और कैसे ये लोग सेपरेट है, 2 मिनट लगेगी समझाने में। देखिए, इंटरनेट का क्या मतलब है, कहता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मैं बात ये नहीं कह रहा हूं कि इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, मैं कह रहा हूं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, मान के चलिए एक ये नेटवर्क है जहां पर एक कंप्यूटर दूसरे के साथ अटैच्ड है, ये तीसरे के साथ अटैच्ड है, ये चौथे के साथ अटैच्ड है, पांचवे के साथ अटैच्ड है, छठे के साथ अटैच्ड है। ठीक है, फिर यही एक और कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है। तो ये क्या है, ये एक नेटवर्क है। ये एक नेटवर्क है। फिर जी ये दूसरी जगह नेटवर्क एक क्रिएटेड है, एक कंप्यूटर यहाँ पर दूसरे के साथ अटैच्ड है, तीसरे के साथ अटैच्ड है, चौथे के साथ अटैच्ड है, ये पांचवे के साथ अटैच्ड है, ये छठे के साथ अटैच्ड है। तो ये भी एक अलग से नेटवर्क है। ठीक, फिर जी एक तीसरा नेटवर्क है, तो ये भी एक नेटवर्क है। अब ये नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है, ये नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है, राइट, चाहे वो फाइबर के थ्रू चाहे सैटेलाइट के थ्रू, ये नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है। तो इसलिए हम इसे बोल रहे हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। और नेटवर्क्स के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, इंटरनेट। कंप्यूटर्स के कनेक्शन को इंटरनेट नहीं बोलते, नेटवर्क्स के कनेक्शन को इंटरनेट बोलते हैं, राइट। तो जी अलग अलग कंट्रीज में हजारों नेटवर्क्स हैं, और कितने सारे कंट्रीज हैं, सारे नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हर कंट्री के नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कनेक्टेड है। इसलिए क्या बन गया, ये कहता है जी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इंटरनेट मीन्स नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर कितने सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो गए एक दूसरे के साथ। भाई जब ये वाला जो नेटवर्क है N1 ये N2 नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो हम यही मानेंगे कि ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, N3 से भी कनेक्टेड है। अगर तो हम ये मानेंगे ये कंप्यूटर यहाँ से भी कनेक्टेड है, इसका मतलब ये कंप्यूटर अपने नेटवर्क के सारे कंप्यूटर से तो डेटा फैच कर ही सकता है, उसके अलावा दूसरे नेटवर्क से भी डेटा फैच कर सकता है, राइट। तो ये कंप्यूटर कितने सारे नेटवर्क से कनेक्टेड है, मतलब कितने सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ठीक, तो ये तो हो गया इंटरनेट। अब जी डेटा फैच जो किया जाएगा वो 2 तरह का होता है। एक ऐसा डेटा जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर एंटायर वर्ल्ड, मतलब आप इस डेटा को कहीं से भी फैच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एनीवेयर यूजिंग इंटरनेट। तो जी ऐसा डेटा जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए अवेलेबल है, जिसे कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, उस डेटा को जब हम एक्सेस करते हैं यूजिंग अ स्पेसिफिक मीडियम, उस मीडियम को हम कह रहे हैं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब।
वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जो डेटा हम लोग अपने लैपटॉप पर, लेट से व्हाट्सएप पर भी तो हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी तो हम लोग डेटा शेयर कर रहे हैं, इमेजेस शेयर कर रहे हैं। क्या व्हाट्सएप www है? द आंसर इज नो। कहता है ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के अंदर वी यूज ब्राउजर। हम क्या यूज करते हैं? देखो इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर वी यूज ब्राउजर। तो ब्राउजर यूज करके हम लोग जो डेटा फेच कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को हम क्या कह रहे हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। आप जब भी ब्राउजर के ऊपर एड्रेस डालते हो तो कैसे करते हो? www.deepgyan.com। मतलब हम इंटरनेट को क्या कह रहे हैं? हम इंटरनेट को कह रहे हैं कि भैया हम लोग एक आपकी एप्लीकेशन, एक आपकी टेक्नोलॉजी यूज करके एक वेबसाइट को देखना चाहते हैं, और वो टेक्नोलॉजी कौन सी है? आपकी www। इसका मतलब इंटरनेट पर www के अलावा भी और टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जिनको यूज करके डेटा एक्सेस किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है, डेटा वॉच किया जा सकता है, राइट। जैसे कि व्हाट्सएप, जैसे कि मोबाइल एप्स। तो अगर हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो क्या हम www यूज करते हैं? द आंसर इज नो। अगर हम मोबाइल ऐप ओपन करते हैं तो क्या हम www यूज करते हैं? द आंसर इज नो। लेकिन जब हम ब्राउजर के थ्रू किसी वेबसाइट को या किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या हम www यूज करते हैं? www। द आंसर इज यस। इसका मतलब इंटरनेट इज अ ब्रॉड टर्म। इसका मतलब इंटरनेट इज अ ब्रॉड टर्म। अच्छा, डेटा अवेलेबल फॉर एंटायर वर्ल्ड एंड डेटा विच इज नॉट अवेलेबल फॉर द एंटायर वर्ल्ड। जिसे हम कहते हैं ग्रे पार्ट ऑफ द इंटरनेट, नॉट अवेलेबल फॉर द एंटायर वर्ल्ड। जो डेटा स्पेसिफिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल है, गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल है, डिफेंस के लोगों के लिए अवेलेबल है, गलत काम करने वालों के लिए अवेलेबल है, और सिर्फ उन्हें पता है कि उस डेटा को कैसे फेच किया जा सकता है, या वो डेटा स्पेसिफिकली कौन से कंप्यूटर में है और उस कंप्यूटर से डेटा को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, राइट। तो अब वो जो डेटा है विच इज नॉट अवेलेबल फॉर एंटायर वर्ल्ड, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ। जो डेटा है अवेलेबल फॉर एंटायर वर्ल्ड, उसमें भी हमने कहा कि उसमें भी दो तरह का डेटा है, विच कैन बी फेच्ड बाय यूजिंग www वर्ल्ड वाइड वेब, और विच कैन बी फेच्ड बाय यूजिंग अदर मींस जैसे कि मोबाइल एप्स। ठीक है, तो इसका मतलब इंटरनेट और www एक चीज नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंटरनेट इज अ ब्रॉड टर्म, और इंटरनेट के ऊपर डेटा को फेच करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, उस टेक्नोलॉजी को कह रहे हैं www, जिसके अंदर हम लोग ब्राउजर की हेल्प से डेटा फेच करते हैं, राइट। तो जी ब्राउजर क्या है? कहता है ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन। ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन जिसको यूज करके वी फाइंड, वी रिट्रीव, वी डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन। ठीक है, तो जब हम ब्राउजर को यूज करके इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं, तो हम कहेंगे वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी www। उसके अलावा www के अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जिनको यूज करके हम डेटा फेच कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर है कि भैया इंटरनेट और www सेम चीज नहीं है। इंटरनेट इज अ ब्रॉड टर्म, www is simple a technique using which we can
access data from the internet. हाँ जी, what is the web? The www means World Wide Web, or simply the web is the way of accessing information over the medium of the internet. It is an information sharing model that is built on the top of the internet. The web uses HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब भैया हमने कहा कि इस कंप्यूटर से डेटा की रिक्वायरमेंट है, किस कंप्यूटर को? इस कंप्यूटर को डेटा की रिक्वायरमेंट है, ये C1 ये C2 मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ है जिसका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये वाला कंप्यूटर भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो भैया इंटरनेट के थ्रू इस कंप्यूटर से इस डेटा को फैच किया जा सकता है, राइट। तो ये क्या हो गया? बेसिकली सर्वर, जहां से हमें डेटा चाहिए, और ये क्या हो गया? क्लाइंट, जिसे डेटा चाहिए, ठीक। अब जी ये डेटा कैसे फैच किया जाएगा? कहता है बाय द यूजिंग ऑफ www टेक्नोलॉजी। www टेक्नोलॉजी क्या यूज करती है? ब्राउजर, एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया जिसको हमने क्या कहा? ब्राउजर। और ब्राउजर को यूज करके डेटा फैच किया जाएगा। ब्राउजर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है? कहता है ब्राउजर एक लैंग्वेज समझता है। ब्राउजर एक एप्लीकेशन ही तो है, राइट, सॉफ्टवेयर ही तो है, तो इसका मतलब कोडिंग करनी पड़ेगी। तो ब्राउजर कौन सी कोडिंग समझता है? कहता है जी ब्राउजर जो कोडिंग समझता है उसे हम कहते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज करके इस वाले कंप्यूटर से डेटा फैच किया जा सकता है, राइट। हाँ जी, द वेब यूजेस द HTTP प्रोटोकॉल, वन ऑफ द लैंग्वेजेस स्पोकन ओवर द इंटरनेट। तो बेसिकली HTTP क्या है? एक लैंग्वेज है। ब्राउजर इस लैंग्वेज के थ्रू हम जो ब्राउजर को मैसेज दे रहे हैं, हम जब ब्राउजर को कुछ भी मैसेज देते हैं, ये देखिए ये है ना हमारे पास सर्च बार, तो हम ब्राउजर को मैसेज देते हैं कि भैया गूगल को सर्च करो, राइट। तो ब्राउजर गूगल को हमारे लिए सर्च करता है, ये हमारे पास गूगल आ गया, ठीक है जी, ये हमारे पास गूगल आ गया। तो ब्राउजर को क्या पता कि हमने गूगल को सर्च करने के लिए कहा है? हमने तो ऊपर सिंपल लिख दिया गूगल को सर्च करो, राइट। तो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता ब्राउजर। ब्राउजर को हम जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, उसको ब्राउजर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, HTTP में कन्वर्ट करता है। वो लैंग्वेज ब्राउजर समझता है और उसके बेसिस पर इंटरनेट से इंफॉर्मेशन फैच करके हमें डिस्प्ले करता है, राइट। तो ये जो आप पेज देख रहे हैं, एग्जैक्टली दिस इज नॉट द पेज विच ब्राउजर इज अंडरस्टैंडिंग। ये तो आउटपुट है। ब्राउजर समझता क्या है? कहता है ब्राउजर समझता है, दिखाता हूं मैं आपको, देखिए ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर सोर्स कोड आप नीचे देख रहे हैं, ये देखिए ये सोर्स कोड समझता है ब्राउजर। ब्राउजर क्या समझता है? सोर्स कोड, राइट। तो बेसिकली ब्राउजर की जो लैंग्वेज है दैट इज HTTP, राइट। उसको यूज करके ब्राउजर इंफॉर्मेशन फैच करता है। इंफॉर्मेशन जो होती है किस फॉर्मेट में होती है? कहता है जी कोई भी एक वेब लैंग्वेज के फॉर्म में होती है, राइट। तो इट में बी ए सिंपल वेब लैंग्वेज HTML और जावा और एनी अदर लैंग्वेज CSS, राइट। कुछ लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये क्या है? बेसिकली आप यहाँ देख रहे हो HTML लिखा हुआ है। तो ये क्या है कि HTML में अगर कोई पेज बनाया जाए तो उसको ब्राउजर पढ़ सकता है, क्योंकि ब्राउजर HTML को पढ़ सकता है यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल्स। तो ब्राउजर जो पढ़ सकता है उसके बाकायदा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस
ब्राउज़र को दिए गए और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज़ करके ब्राउज़र पढ़ सकता है। ब्राउज़र को बताया गया HTML का मतलब क्या होता है, ब्राउज़र को बताया गया कि अगर कहीं मेटा लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, मेटा किस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ब्राउज़र उसको पढ़ पाएगा कि हाँ मेटा इस फॉर्म में लिखा हो तो इसका मतलब क्या है। आइटम इमेज का मतलब क्या है, ब्राउज़र को बताया गया। आइटम प्रोप का मतलब क्या है, ब्राउज़र को बताया गया। तो आइटम प्रोप का मतलब क्या है, ब्राउज़र को बताया गया। मैं क्या कह रहा हूँ, ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शंस दी गई, मतलब जब ब्राउज़र को बनाया जाता है तो वहाँ पर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती है उसमें लिखा जाता है कि अगर आइटम प्रोप लिखा हो तो इसका मतलब है आइटम की प्रॉपर्टी क्या है। अगर टाइटल लिखा हो तो इसका मतलब है कि इस पेज का टाइटल क्या है। तो वो जो ब्राउज़र पढ़ पा रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं कि भाई वो जो यूज़ कर रहा है तो वो HTML को पढ़ पा रहा है। तो ब्राउज़र बेसिकली जो डेटा फैच कर रहा है उसकी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है दैट इज HTTP, राइट। HTTP देखो लिखा हुआ है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है, अब जैसे मैं इसके ऊपर देखो मैं लेके जा रहा हूँ कर्सर को, ये मैं Gmail पे लेके जा रहा हूँ। तो ये क्या है, ये एक हाइपर टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट नहीं है, ये एक हाइपर टेक्स्ट है। दो तरह के टेक्स्ट होते हैं। देखो मैं अगर Gmail पे क्लिक करूँगा तो आपको दिखाई देगा एक ये वाला टेक्स्ट है, गेट मोर डन विद Gmail। तो ये सिंपल टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, दैट इज़ नॉट हाइपर टेक्स्ट। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा गेट Gmail तो ये हाइपर टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करूँगा तो नया डेटा फैच किया जाएगा। तो मतलब उस पर क्लिक करने से नया डेटा फैच किया जाएगा। तो जिस टेक्स्ट पे क्लिक करने से हम ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि चलो हमें Gmail पे ले चलो या चलो हमें इस पर्टिकुलर लिंक पे ले चलो, राइट। तो इसलिए कहा जाता है इसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कि हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो या हमारे लिए इस पेज मतलब इस पर्टिकुलर रिसोर्स से इंफॉर्मेशन फैच करके लाओ, हमें डिस्प्ले करो। ठीक है जी। Web service which use HTTP to allow applicants to communicate in order to exchange business logics use the web to share information. The web also utilizes browsers such as Google Chrome है, Internet Explorer है, Firefox है, to access web documents called web pages that are linked to one another using hyperlinks, right, मतलब hypertext। वेब डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो कंटेन ग्राफिक, साउंड, टेक्स्ट, वीडियोज, आपको पता ही है। द वेब इज जस्ट वन ऑफ द वे थ्रू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसमिनेट ओवर द इंटरनेट। वेब इज जस्ट वन ऑफ द वेज, मतलब वेब के अलावा और भी वेज है। जैसे हमने क्या कहा कि मोबाइल के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। द इंटरनेट नॉट द वेब इज ऑल्सो यूज फॉर ईमेल। तो ईमेल के लिए ज़रूरी नहीं है हम वेब ही यूज़ करें, बट इंटरनेट तो यूज़ करना पड़ेगा ना। सो द वेब इज जस्ट द पार्ट ऑफ द इंटरनेट, albeit a large part, but the two terms are not synonymous and should not be confused। तो जनरली हम लोग इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं तो वेब के थ्रू एक्सेस करते हैं, इसीलिए हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, हमें लगता है कि इंटरनेट और वेब एक ही बात है, राइट। बट एक्चुअल में इंटरनेट इज़ अ ब्रॉडर टर्म जिस पे इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के और भी मीडियम्स है और भी वेज है। हाँ जी, व्हाट इज अ ब्राउजर, कहता है अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट एनेबल्स यू टू फाइंड, रिट्रीव एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द www। ब्राउजर ऑल्सो अलाउज यू टू ट्रांसवर्स इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑन www। सेम चीज़ लिखी हुई है। तो जी कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है, कहता है जी HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। अ वेब ब्राउजर इज काट देना कन्वर्ट्स द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टैग्स एंड देयर कंटेंट इनटू अ फॉर्मेटेड डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन। तो HTML का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, दोबारा दिखा देता हूँ HTML का एग्जांपल। ये देखिए, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर दीपज्ञान.com, ठीक है।
अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअली ऐसे थोड़ी ना बनी हुई है वेबसाइट, मैंने ऐसे थोड़ी ना बना रखी है वेबसाइट। वेबसाइट कैसे बना रखी है, अगर आप इसका सोर्स कोड देखोगे, व्यू पेज सोर्स, तो जी मैंने ये कोडिंग कर रखी है किसमें, HTML में। ऊपर क्या लिखा हुआ है, डॉक टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, HTML ये लिखा हुआ है, राइट। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, HTML से, राइट। तो मैंने HTML में डॉक्यूमेंट बना रखा है जिसको पढ़कर आउटपुट ब्राउजर हमें ये शो कर रहा है, ठीक है जी। आ जाइए जी, ब्राउजर में क्या क्या होता है आपको सबको पता, आई थिंक एक बैकवर्ड फॉरवर्ड बटन होता है। इसके लिए ना मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको शो करूंगा इंस्टेड ऑफ कोई और, क्योंकि सारे जो फीचर्स हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपको समझ में आ जाएंगे। ये देखिए, ये बैकवर्ड बटन है, ये फॉरवर्ड बटन है, ये जब हम मतलब रिफ़्रेश का बटन है, यही स्टॉप का बटन बन जाता है जब हम रिफ़्रेश कर रहे होते हैं, तो यही रिफ़्रेश का बटन है, यही स्टॉप का बटन है। ये एड्रेस बार है, ये सर्च का भी यहाँ पर ऑप्शन ब्राउज़र में दिया होता है, कुछ ब्राउज़र्स में, सब में नहीं होता, राइट। इसलिए मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक। फिर ये होम का बटन भी दिया होता है कुछ ब्राउज़र में, जो होम पेज सेट किया गया होता है ब्राउज़र के अंदर, वो हम खुद भी सेट कर सकते हैं कि हमारा होम पेज क्या होगा। उसके अलावा जी देखिए, यहाँ पर जाएंगे आप तो यहाँ पर देखिए आपको फेवरेट दिखाई दे रहा है, फीड्स दिखाई दे रहा है, हिस्ट्री, आज की हिस्ट्री क्या है। जिस तरह मैं आज की हिस्ट्री पर क्लिक करता हूँ तो बिंग पे गए थे, गूगल पे गए थे, तो ये सारे फीचर्स जो है वो ब्राउजर्स के अंदर दे रखे होते हैं। तो जी बैकवर्ड फॉरवर्ड बटन है, टैब होता है, भाई हम नए टैब में ओपन कर सकते हैं चीज़ों को, जिस तरह यहाँ पर एक और टैब खोल लें हम, फिर उसके अलावा एक और टैब खोल लें हम, जितने चाहे उतने टैब खोल सकते हैं एक ही ब्राउज़र के अंदर, राइट। एड्रेस बार होता है, रिसेंट हिस्ट्री, रिफ्रेश, स्टॉप, होम पेज, सर्च, ये सारी चीज़ें होती है ब्राउज़र पर। आ जाओ जी, व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट मैं आपको समझा चुका हूँ, राइट। इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स एंड इज़ यूज्ड फॉर मैनी एप्लीकेशंस, जिसमें से एक कौन सी है, www। इंटरनेट अलाउज यू टू शेयर रिसोर्सेज एंड एप्लीकेशंस विद ईज। आसानी से हम लोग इंटरनेट पर रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हैं। द इंटरनेट कैन कैरी एनी डिजिटल सिग्नेचर सच एज टेक्स्ट, graphics, sound, video, animations. Today internet has thousands of networks and millions of users. Thousands of networks लिखा हुआ है, thousands of computers में लिखा हुआ है, तो thousands of networks आपस में कनेक्ट हो गए तो क्या बन गया, इंटरनेट। Using many services, the internet is a massive network of networks, a networking infrastructure. It connects millions of computers। अब लिखना, it connects millions of computers, thousands of networks जिसमें millions of computers हैं, together globally forming the network in which any computer can communicate with any other computer as long as they both connected to the internet। अब जी किसी भी सर्वर में ऐसा थोड़ी ना आप सारी इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हो, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हो जो सर्वर के पब्लिक डोमेन में है, राइट। या फिर एक सर्वर के अंदर हजारों वेबसाइट्स का डेटा है, तो आप सिर्फ एक ही वेबसाइट का दूसरी वेबसाइट का हो सकता है ना डेटा फैच कर पाओ, सिर्फ एक ही वेबसाइट का डेटा फैच कर पाओ, राइट। इंफॉर्मेशन दैट ट्रेवल्स ओवर द इंटरनेट डज सो विया अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज नोन एज प्रोटोकॉल्स। तो अलग अलग लैंग्वेजेस को प्रोटोकॉल्स बोला जाता है। द इंटरनेट यूजेस TCP या IP एड्रेस जो होता है हमारे पास इन प्रोटोकॉल्स, राइट, एज इट्स बेसिक प्रोटोकॉल on which many more application level protocols have been developed। ठीक है जी। The term internet and www are often used, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। URLs का मतलब जो लिंक्स होते हैं, जैसे www.google.com is a URL, ठीक। आज जी, what is e-correspondence? The letters written by one party to another and the answers there to make what is called the correspondence। और जब ये आपस में एक दूसरे को लिखना इलेक्ट्रॉनिकली हो तो उसे बोलते हैं ई कोरेस्पोंडेंस। तो ई कोरेस्पोंडेंस कह लीजिए, ईमेल कोरेस्पोंडेंस कह लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कोरेस्पोंडेंस कह लीजिए, एक ही बात है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ प्रोवाइडिंग यू विद द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन योर ईमेल एड्रेस। यू मस्ट सप्लाई अ वैलिड ईमेल एड्रेस। और आपको सबको पता है कि ईमेल एड्रेस क्या होता है, आपका ईमेल @ जिस
वेबसाइट को यूज़ करके आपने मेल बनाया है, जिस तरह deepgyanclasses@gmail.com, deepgyanclasses@yahoo.com या .co.in, deepgyanclasses@rediff.com। तो इस तरह @ यूज़ किया जाता है, राइट। हाँ जी, कंसेप्ट ऑफ ईमेल। देखिए ईमेल आज की डेट में जैसा आपको दिखाई दे रहा है हमेशा से वैसा थोड़ी ना था ईमेल। धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज डेवलप होती गई। फिर वो टेक्नोलॉजी शुरुआत में प्राइवेटली यूज़ की जाती थी, फिर धीरे धीरे पब्लिक के लिए टेक्नोलॉजीज लाई गई। और आज की डेट में आपको पता है ईमेल जो है मेजरली वो फ्री है। अगर आप मेल बनाना चाहते हैं, ईमेल बनाना चाहते हैं तो जीमेल जैसी जो सर्विसेज है वो आपको फ्री में अवेलेबल है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल एज इट इज़ कॉमनली कॉल्ड इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग अ कंप्यूटर फाइल और मैसेज बाय कंप्यूटर मोडम ओवर टेलीफोन वायर्स टू अ प्री सेलेक्टेड मेल बॉक्स या एड्रेस ऑन अनदर कंप्यूटर। तो कुल मिला के देखिए ईमेल होता क्या है। एक्चुअल में एक एड्रेस दिया गया, ये हमारा मान के चलिए सर्वर है, ठीक है। सर्वर में स्पेस एलोकेट किए जाते हैं। तो मान के चलिए मैंने एक अकाउंट बनाया deepgyanclasses@gmail.com। तो जीमेल ने अपने एक सर्वर में मुझे एक स्पेस एलोकेट कर दिया जिसका नाम दे दिया दीपज्ञान क्लासेस, ठीक है। अच्छा, हो सकता है आपका जो मेल एड्रेस है आपको भी जो लोग मतलब स्पेस एलोकेट किया गया हो उसका सेम सर्वर पर हो सकता है वो किसी दूसरे सर्वर पर हो, ठीक। तो कुल मिलाकर मैं एक मेल एप्लीकेशन यूज़ करके, जीमेल है जिस तरह वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, राइट। हो सकता है वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ करूं या हो सकता है आउटलुक की तरह कोई एप्लीकेशन यूज़ करूं विच इज़ नॉट वेब बेस्ड, राइट। तो जीमेल इज़ वेब बेस्ड एप्लीकेशन जिसे हम www के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो जी मैं उसे यूज़ करके मैसेज सेंड करूँगा आपको, तो वो मेरे एड्रेस से मैसेज गया है, आपके एड्रेस पर जाकर इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। जब आप अपनी ईमेल आईडी खोलोगे तो आपके जो स्पेस है वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप फैच कर सकते हो, राइट। तो वहाँ पर सारी तरह की इंफॉर्मेशन। अब इसके अंदर जो ये मुझे स्पेस दिया गया है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मान के चलो मेरे पास इतना बड़ा स्पेस है सर्वर पे, तो वहाँ पर भी हमारे अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट किए गए हैं। उस स्पेस में भी इनबॉक्स, आउटबॉक्स, स्पैम, राइट, क्रैश। तो अलग अलग जो फोल्डर्स है वो क्रिएट किए जाते हैं हमारे स्पेस के अंदर भी। तो अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग फोल्डर में स्टोर की जाती है और हम बाय यूजिंग द एप्लीकेशन अपना वो जो एरिया है वो एसेस करते हैं और उस एरिया के अंदर जो फोल्डर्स हैं वो हम एसेस कर सकते हैं। फोल्डर के अंदर की इन्फॉर्मेशन की इनबॉक्स में क्या है, आउटबॉक्स में क्या है, राइट। तो कुल मिला के हो सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जा रही हो इन्फॉर्मेशन, हो सकता है सेम कंप्यूटर पे ही हो इन्फॉर्मेशन, सेम सर्वर पर ही हो इन्फॉर्मेशन, बस मैं इसे किसी और कंप्यूटर से एक्सेस कर रहा हूँ यूजिंग इंटरनेट, आप इसे किसी और कंप्यूटर से एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग इंटरनेट, राइट। Email can also be sent automatically to a large number of electronic addresses via mail listing। तो हम एक से ज़्यादा लोगों को भी मेल सेंड कर सकते हैं जिसे हम मेल मर्ज ऑप्शन कहते हैं, ठीक। तो बहुत सारे लोगों को हमें एक साथ मेल सेंड करनी है तो मेल मर्ज ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। वो आप इजीली अपनी जीमेल पर चेक करेंगे या रेडिफ पर या हॉटमेल पर चेक करेंगे तो आपको इजीली पा जाएगी। ईमेल मर्ज मैसेज कैन रेंज फ्रॉम द सिंपल कोरेस्पोंडेंस टू बिजनेस प्रिपरेशंस, राइट, प्रेजेंटेशंस। और आज की डेट में तो आप देख रहे हैं अपनी ईमेल के ऊपर बकायदा जिस तरह ब्रोशर होता है वैसा बना बनाया आता है, राइट। तो वो क्या है बेसिकली उस एप्लीकेशन में, मेल एप्लीकेशन के अंदर वो सारी फैसिलिटीज कोडिंग के थ्रू दी हुई है। इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स, बुक चैप्टर्स, डिटेल्ड कंटेंट्स कुछ भी हम ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। बड़ी फाइल, छोटी फाइल, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अकाउंट वी आर हैविंग। टुडे ईमेल stands as a central component of business communication both within the business enterprises and between the business enterprises। वही within the business enterprises भी employees एक दूसरे से मेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और between the business enterprises एक business entity दूसरी business entity से मेल के थ्रू कम्युनिकेट करती है बिकॉज ऑफ मैनी एडवांटेजेस। एक तो सबसे पहली चीज़ एफिशिएंट होता है, 24/7 अवेलेबल होता है, फास्ट होता है, राइट।
दूसरी बात, कटने भाई पेपर भेजेंगे, कटने का डर, फटने का डर, चोरी होने का डर, भीगने का डर, वो कोई भी ऐसा डर ईमेल में नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज़ रिकॉर्ड रहता है। जब हम किसी को मेल सेंड करते हैं तो हमारे आउटबॉक्स में दिखाई देता है या सेंट मेल में दिखाई देता है, तो रिकॉर्ड रहता है, सामने वाले के इनबॉक्स में दिखाई देता है, राइट। तो इंडीड इन टर्म्स ऑफ द शीर वॉल्यूम मोर देन 536 बिलियन pieces of email were delivered in United States in 1999। डेटा बहुत पुराना है और ये पुराना डेटा ही चल रहा है। बेसिकली ये आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है इसकी। हम 2020 में जी रहे हैं और ये 1999 और 2000 की बात कर रहे हैं। Since email has emerged as such an important method of business communication in the recent years, it is important for the small business owners to know how to use this technology efficiently. Towards that end, consultants generally recommend that small business owners and entrepreneurs should select and shape such email packages that emphasize convenience and ease to use। तो देखिए, बहुत सारे, शायद आपको ये चीज़ ना लगती हो, लेकिन जब आप एक्चुअल में प्रोफेशन में जाएंगे आप देखोगे आपका बहुत लंबा समय, बहुत सारा समय मेल्स पर गुजर रहा है। क्लाइंट्स की मेल्स आ रही है, आप मेल्स के जवाब दे रहे हैं, आपके पास मेल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा समय हमें अपने मेल्स पर देना पड़ता है। और अगर हम मेल्स को प्रॉपरली कन्वीनियंटली हैंडल कर सकते हैं तो टाइम भी सेव होता है, एनर्जी भी सेव होती है, और टाइम एंड एनर्जी इज इक्वल टू मनी, मतलब पैसा भी सेव होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, known commonly by its abbreviation email, is probably the most used medium of communication today. 50 years ago, had someone said that it would be possible to instantly deliver documents to a recipient sitting halfway across the globe, he would have been a laughing stock। ये सिंपल सी बात है। अगर 50 साल पहले अगर किसी ने कहा होता कि आप दुनिया के दूसरे छोर पर, मतलब दुनिया के दूसरे एंड पर एक क्लिक से एक सेकंड में कोई डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, तो 50 साल पहले अगर किसी ने बात कही होती तो लोग उस पर हंस रहे होते हैं, राइट। बट आज की डेट में ये पॉसिबल है। टुडे विद ईमेल देयर सो मच मोर देन दैट जस्ट रिटन टेक्स्ट कम्युनिकेशन, राइट। तो ईमेल के बारे में आप लोगों को सब कुछ पता ही है। हाँ जी, हिस्ट्री ऑफ ईमेल। In 1965, the Massachusetts Institute of Technology, MIT, was the first to demonstrate the use of the first email system known as mailbox। तो जी, मेल बॉक्स, सबसे पहले मेल बॉक्स के फॉर्म में ईमेल सिस्टम को डेमोस्ट्रेट करने वाला कौन था? कहता है जी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, in 1965। The history of email addresses can be attributed to Tomlinson। बेसिकली टॉमलिसन ने ही बताया था, चूज़ किया था कि जो मेल एड्रेस है और जो सर्विस प्रोवाइडर का एड्रेस है, मतलब दीप ज्ञान क्लासेस मेरा मेल एड्रेस है, @gmail.com करना है, बीच में @ लगाना है, ये चूज़ किसने किया था? टॉमलिसन ने। कोई और भी सिंबल यूज़ किया सकता था, बट @ लगाया गया सिंबल के तौर पे, और ये सिंबल को चूज़ किसने किया था? टॉमलिसन ने। और इसीलिए टॉमलिसन को आज भी फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है, इज क्रेडिटेड विद दिस इन्वेंशन, ठीक है। बाय 1974 email in its improved form was being used by the US military। by 1975 efforts to organize the email, जो भी efforts लगाए जा रहे थे ईमेल को ऑर्गेनाइज करने में, मतलब इस सिस्टम को डेवलप करने में, आज की डेट में हमारे लिए कहना सब कुछ बहुत आसान है, राइट, कि हाँ ठीक है ईमेल अकाउंट बनाओ ईमेल, लेकिन सिस्टम को डेवलप होने में बड़ा टाइम लगा। तो जी 1975 तक उसके जो कहते हैं ना कि फल सामने आने लगा, जो मेहनत की गई उसका फल सामने आने लगा। A general operating area known as email account, सर्वर के ऊपर was created for users who wanted to avail the email services। तो 1975 तक ईमेल अकाउंट्स दिए जाने लगे यूजर्स को, लेकिन पेड था वो, ठीक है। और जो वो एरिया था, मतलब ईमेल अकाउंट्स थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सीक्रेट पासवर्ड भी दिए गए यूजर्स को।
Separate folders were created depending on the purpose, like inbox for incoming messages and outbox for outgoing messages, like that. In 1976 was a watershed year in the history of email marketing, right? तो उस वक्त तो ये होने लग गया था कि भाई ठीक है सबको ईमेल चाहिए, बट कमर्शियल पैकेज अवेलेबल था, सब फ्री में अवेलेबल नहीं थी ईमेल अकाउंट और ईमेल को चेक करने के लिए भी पैसे लगते थे, पर मिनट चार्जेस लगते थे। तो भैया ईमेल को पढ़ने में टाइम लग सकता है, तो फिर ऐसे एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट महसूस होने लगी कि यार जब हम ईमेल को पढ़े तो हमें इंटरनेट ना यूज़ करना पड़े, बल्कि जो ईमेल है हमारे कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाए और इंटरनेट के यूज़ के बिना हम अपने कंप्यूटर पर ईमेल को पढ़ सकें। तो सिर्फ ईमेल को डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट हो, ना कि उसको पढ़ने के लिए। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जैसे पैकेजेस उस वक्त सामने आने लगे, राइट। फिर जी प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट महसूस हुई, मतलब लैंग्वेजेस, ईमेल भेजने के लिए, ईमेल रिसीव करने के लिए। तो इंटरनेट तो आपकी भाषा नहीं समझता ना, वो तो डिजिटल लैंग्वेज समझता है। तो डिजिटल लैंग्वेज डेवलप करने की बात हुई तो 1972 में फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP, जो कि आज भी यूज़ किया जाता है बहुत सारे केसेस में। जैसे अगर मुझे अपनी वेबसाइट पे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो मैं FTP के थ्रू अपलोड कर सकता हूँ, राइट। तो ईमेल के लिए भी ये प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या आप ये मान के चलिए ये है क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसे हम लैंग्वेज का नाम दे रहे हैं, राइट। तो अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस, जैसे जावा होती है, जावा एक लैंग्वेज है, HTML एक लैंग्वेज है, तो ये भी एक लैंग्वेज है, राइट। वॉज पुट इन यूज टू सेंड ईमेल मैसेजेस। लेकिन FTP का मेन ड्रॉबैक क्या था कि वो हर ईमेल को अलग से कंसिडर करता था। क्रिएट अ सेपरेट मेल फॉर एवरी रेसिपेंट, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर रेसिपेंट के लिए एक सेपरेट मेल क्रिएट करता था। तो अगर मैं किसी रेसिपेंट को मेल भेज रहा हूँ तो हर बार उसकी एक सेपरेट मेल क्रिएट होती थी। आज की डेट में क्या है, मेरा एक ईमेल अकाउंट है जिसमें मेरी सारी मेल आती है, लेकिन FTP में क्या होता था कि भाई हर बार एक अलग अकाउंट में मेल आती थी, राइट। तो बेसिकली लॉस ऑफ प्रीशियस मेमोरी वाला केस था, जो कंप्यूटर की मेमोरी कम हो जाती थी। मेमोरी कम होने का मतलब स्पेस कम हो जाता था हमारे पास, क्योंकि हर बार एक नई मेल अकाउंट एक तरह से कंसिडर किया जाता था एक मेल को। हाँ जी, तो उसके लिए फिर हमारे पास मोर एफिशिएंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन किए गए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स थे। ये 1980 में आया सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, राइट। जैसे कि बीच में ही डेटा चोरी हो जाता था, हैक करना आसान था मेल्स को इस प्रोटोकॉल के अंदर, राइट। यूज़र की वेरिफिकेशन को ऑथेंटिकेट करना मुश्किल था। ईमेल वायरस है, वॉर्म्स है, स्पैनर्स है, तो ये सब अच्छे से एक्सप्लॉइट करते थे क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, राइट। तो और इसको इम्प्रूव किया गया और आज की डेट में हमारे पास क्या है, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड ऑफ रिसीविंग ईमेल्स, जहाँ पर SMTP जो था ईमेल को सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता था, POP ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता था, बट इसको और एफिशिएंट कर दिया गया। आज की डेट में हमारे पास मोर कैपेबल प्रोटोकॉल है, दैट इज़ IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो बेसिकली ये लैंग्वेजेस पुरानी हो गई, लेकिन अभी भी कुछ जगह इन लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। हाँ जी, अब ये ना सारी आपको हिस्ट्री तो नहीं समझाई जाएगी, बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है, तो इन्होंने सिंपल आपको एक आइडिया दे दिया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो ईमेल सिस्टम है वो डेवलप हुए। बाय द अर्ली 1990s फ्री एंड यूज़र फ्रेंडली ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैड टेकन द इंडस्ट्री, और फ्री जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो आ गए 1990 तक, जैसे कि याहू है, जैसे कि हॉटमेल है, आज की डेट में जीमेल है, रेडिफ है, बहुत सारे इनफैक्ट, राइट। देयर आर सो मच मोर अबाउट द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ ईमेल, लेकिन आपको सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता। तो ये जो चीज़ें आपको बताई गई है इनको दिमाग में रखिएगा MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। फीचर्स ऑफ ईमेल, ये आपको आई थिंक पता है सारे फीचर्स। सबसे पहला फीचर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, राइट। फिजिकल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉनिक होता है। और HTML जो प्रोटोकॉल है वो ईमेल में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम जीमेल है, हॉटमेल है, ये वेब यूज़ कर ही एक्सेस करते हैं, राइट। कंप्यूटर कोड यूज टू क्रिएट द वेब पेजेस, कॉस्ट इफेक्टिव होता है ईमेल, बट ऑब्वियस सी बात है। और इनफैक्ट आप जैसे लोगों के लिए तो जो प्रोफेशनल्स नहीं है, जिनको बहुत ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्री है,
आप फ्री में मेल अकाउंट ओपन कर सकते हो, फ्री में मेल सेंड कर सकते हो, राइट। हाँ जी, पैकेजेस अलग अलग टाइप के पैकेजेस होते हैं, जैसे मैसेंजर है, आउटलुक है, आपने देखे होंगे, आपके कंप्यूटर में भी आउटलुक होगा। तो अलग अलग टाइप के पैकेजेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन ये जो पैकेजेस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, पेड, या तो आपके कंप्यूटर के साथ या फिर आपकी विंडोज़ के साथ फ्री में आए, या फिर आपको परचेज करने पड़ेंगे। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपको पैकेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अब जो प्रोफेशनली काम करते हैं वो हर वक्त तो मतलब मेल के थ्रू, वेब के थ्रू मेल एक्सेस नहीं कर सकते। तो उनके तो जो पैकेजेस होते हैं डले होते हैं उनके कंप्यूटर में, जो खुद उनकी कंपनी परचेज करती है बल्क में और सबके कंप्यूटर में डाल देती है पैकेज। और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उन पैकेज को यूज़ करके ही मेल सेंड करते हैं, मेल रिसीव करते हैं, बार बार वो इंटरनेट को यूज़ नहीं करते। क्योंकि देखिए बहुत सारी तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना जो कंप्यूटर पर लॉक लगा देती है, फायरवॉल लगा देती है, ताकि लोग वेब को एक्सेस ही ना कर पाए। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ वेब को एक्सेस कर पाएंगे तो वो वेब के ऊपर टाइम भी वेस्ट करेंगे, कभी वो फेसबुक खोल रहे होंगे, कभी वो गूगल पे कुछ और सर्च कर रहे होंगे। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, भाई वेब किस लिए चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जी मेल के लिए ना, तो ठीक है हम वेब का एक्सेस नहीं दे रहे, हम आपको पैकेज लेके दे देते हैं। जैसे आउटलुक है, आपकी मेल्स आउटलुक में आती रहेगी इंटरनेट के थ्रू, और आउटलुक से ही आपकी मेल जाती रहेगी। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट क्राइटेरियाज आप अलग अलग पैकेजेस ले सकते हैं, राइट। और उन पैकेजेस में ना सारे तरह के फीचर्स होते हैं। जैसे वर्ड में, अगर हम वर्ड फाइल के ऊपर हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं वर्ड फाइल, तो हम वहाँ पर किसी वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। वो सारे जो फीचर्स होते हैं वो मेल्स में भी होते हैं, आपको पता है शायद, राइट। इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है, कहता है जी एक तरह का जो मेल एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है तो उसके अंदर भी जो वर्ड फाइल है जिस तरह, तो हम अगर वर्ड फाइल में कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो जिस फॉर्मेट में लिख रहे हैं वो फॉर्मेट एज इट इज़ आप कॉपी करेंगे और मेल में पेस्ट करेंगे तो एज इट इज़ उसी फॉर्मेट में आपको मेल में शो होगा। तो बेसिकली एक तरह से दोनों का सेम इंटरफेस रखा गया है ताकि आप वर्ड से एज इट इज़ फॉर्मेटेड टेक्स्ट को कॉपी करके मेल में पेस्ट कर सकें, राइट। अटैचमेंट्स अटैच कर सकते हैं मेल्स के साथ आप। स्पैम एक फोल्डर होता है जहाँ पर आपकी सारी जंक मेल्स जाती है, जो आप स्पेसिफिकली जंक जिनको मार्क कर देते हैं, फिर आगे से वो मेल सारी स्पैम फोल्डर में जाती है। सिग्नेचर की एक फैसिलिटी होती है, आप चाहो तो अपने कस्टमाइज सिग्नेचर बना सकते हैं, और जब भी आप ईमेल सेंड करेंगे तो वो सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आपकी हर मेल के साथ अटैच होकर सामने वाले को शो होंगे। सर्च की ऑप्शन होती है मेल में, आप सर्च कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज की ऑप्शन होती है, भाई जो आपका डेटा है वो कहाँ स्टोर होता है, क्लाउड पे तो स्टोर होता है। अब जी क्लाउड स्टोरेज क्या होती है, बड़े सिंपल से वे में मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलो आसमान में हजारों सर्वर लगे हुए हैं, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो सर्वर्स का फार्म, खेत सर्वर्स का, राइट। तो वहाँ पर आपका जो डेटा है वो स्टोर होता रहता है किसी स्पेसिफिक सर्वर पे नहीं। कुछ डेटा यहाँ स्टोर हो गया, कुछ वहाँ स्टोर हो गया, कुछ वहाँ स्टोर हो गया, कुछ वहाँ स्टोर हो गया, कुछ यहाँ स्टोर हो गया, कुछ यहाँ स्टोर हो गया, इस तरह से स्टोर होता है। जब आप डेटा फैच करते हो तो सारी जगह से डेटा निकलता है, कंबाइन होता है और आपको पूरा कंप्लीट डेटा दिखाई देता है। तो इस टाइप की जो स्टोरेज है उसे हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं, ठीक है। मतलब कहीं आसमान में पड़ा है डेटा, पता नहीं कहाँ पड़ा है, कुछ यहाँ पड़ा है, कुछ वहाँ पड़ा है, कुछ वहाँ पड़ा है, लेकिन जब आप डेटा को फैच करोगे तो आपको तो पूरा डेटा एक साथ मिलेगा, दिखाई देगा, ठीक है। चेंजेस इन द वर्क स्पेस, तो भाई फ्लेक्सिबिलिटी है ना आपके पास, आप चाहे तो ऑफिस में बैठकर इंटरनेट के थ्रू अपनी मेल एक्सेस कर सकते हैं, अपने घर पे बैठ के इंटरनेट के थ्रू अपनी मेल एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा है कि फ्लेक्सिबिलिटी है इन द वर्क प्लेस, आप ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं, गार्डन में बैठ के काम कर सकते हैं, घर में बैठ के काम कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी क्या है बेसिकली फीचर्स ऑफ ईमेल। और अगर आप फीचर्स ऑफ ईमेल अकाउंट देखेंगे तो आपके अकाउंट में आपने देखा होगा इनबॉक्स होता है, सेंट मेल का बॉक्स होता है, ड्राफ्ट होती है, स्पैम होता है, ट्रैश होता है, राइट। कंपोज मेल की ऑप्शन होती है, फिर कॉन्टैक्ट्स लिस्ट होती है, टू यील्ड मीन्स किसको भेजना है, राइट, टू वाली ऑप्शन होती है। सब्जेक्ट लिख होता है मेल के अंदर, टेक्स्ट एरिया होता है जहाँ आप टेक्स्ट लिखते हैं,
सेंड का बटन होता है, ग्रुप कॉन्टैक्ट्स होते हैं, राइट। जैसे कि आप अलग अलग कॉन्टैक्ट में अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं। स्कूल का ग्रुप का कॉन्टैक्ट अलग बना लिया, स्कूल के कॉन्टैक्ट्स का ग्रुप अलग बना लिया, ऑफिस के कॉन्टैक्ट का ग्रुप अलग बना लिया, फ्रेंड के कॉन्टैक्ट का ग्रुप अलग बना लिया, राइट। तो सारी सिस्टम्स, ये सारी फैसिलिटीज़, आई थिंक आपको ये चीज़ें तो पता है, ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की ज़रूरत जरूर है ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। ऑल्दो आपको ये टॉपिक पता है, बट फिर भी चलिए नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए जी, टेक केयर।